वैसे तो ननद और भाभी का रिश्ता दो सहेलियों के रिश्ते की तरह होता है, लेकिन आंचल और मिताली के रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं था। आंचल की अपनी ननद मिताली से 1 मिनट भी नहीं बनती। जब से आंचल शादी होकर घर में आई थी, तब से उसकी मिताली से किसी न किसी बात पर अनबन बनी रहती थी। इसकी वजह से आंचल के पति यानी कि मिताली के भाई धीरज को कभी कभी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ननद और भाभी के इस रिश्ते की वजह से आंचल की सास भी टेंशन में आ जाती। मम्मी जी जानती हैं, कल रात को मैंने मिताली को एक लड़के से बात करते हुए सुना है। जरा नजर रखिए अपनी बेटी पर, कल को ऐसा ना हो कि कुछ गलत कर बैठे। 1 मिनट बहू, मैं अभी मिताली को बुलाती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। मिताली, इधर आओ जरा। क्या हुआ मम्मी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? ये मैं क्या सुन रही हूँ? कल रात को तुम किसी लड़के से फोन पर बात कर रही थी। मम्मी, अब ये आपसे किसने कह दिया? आंचल ने बताया मुझे, उसने ही देखा था तुम्हें किसी से बात करते हुए। भाभी, आप क्यों मम्मी से मेरी शिकायत करती रहती हैं? और मम्मी, मैं किसी बॉयफ्रेंड से नहीं बल्कि अपने क्लास की एक लड़की से बात कर रही थी, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे उससे नोट्स चाहिए थे। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। आंचल अपने कमरे में जाती है। धीरज, जरा अपनी बहन पर नजर रखिए। मम्मी जी को बताया था मैंने, किसी लड़के से छुप छुप कर बात करती है, लेकिन मम्मी जी ने तो उससे कुछ कहा ही नहीं। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? अरे फिर वही बात, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, इसलिए मुझे पता है। 1 मिनट, मैं अभी मिताली को बुलाता हूँ। मिताली, इधर आओ जरा। क्या हुआ भैया? अब भाभी ने आपसे भी मेरी शिकायत कर दी क्या? देखो मिताली, मुझे आंचल ने सब कुछ बता दिया। उसने तुम्हें किसी लड़के से फोन पर बातें करते सुना था और तुम कह रही हो कि तुम किसी सहेली से नोट्स लेने के लिए बात कर रही थी। हाँ भैया, मैं सच कह रही हूँ। इतनी रात को कौन सी पढ़ाई होती है? आंचल बता रही थी कि रात के 12 बजे बात कर रही थी तुम। अच्छा ठीक है भैया, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद। मिताली बेटा, तुम शॉपिंग करने गई थी ना, जरा दिखाओ तो क्या लेकर आई हो। हाँ मिताली, जरा हमें भी तो पता चले कि किस तरह की ड्रेस खरीदती हो तुम। ये देखिए मम्मी, कॉलेज जाने के लिए कुछ कपड़े खरीदे थे मैंने। मम्मी जी देखो तो जरा, सारी टॉप स्लीवलेस है। और ये क्या मिताली, सलवार कुर्ता भी तो पहनना होता है, तुम तो सारे के सारे वेस्टर्न आउटफिट ले आई हो। हाँ मिताली, तुम्हें थोड़ा कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए ना। लेकिन भैया, आजकल सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। देखा आपने, कुछ समझाने जाओ तो बस ऐसे ही जवाब देती है। अरे सब पहनते हैं तो पहनने दो, हमारे घर में थोड़ी ना ऐसे कपड़े चलते हैं। वैसे मिताली बेटा, तुम्हारी भाभी ठीक कहती है, तुम्हें थोड़े ढंग के कपड़े खरीद कर लाने चाहिए थे। मम्मी भैया, आप दोनों हर बात में मुझे टोकना छोड़ दीजिए। और भाभी, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? देखा धीरज, आपके सामने ही कैसे डांट रही है मुझे। मिताली, आंचल तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे भले के लिए ये कह रही है। बात बात पर तुम अपनी भाभी से झगड़ा करना छोड़ दो। कुछ दिनों से देख रहा हूं मैं, तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। अगले दिन। मम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, 2 दिन बाद मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। अच्छा ठीक है बेटा, जाकर पढ़ाई करो। मम्मी, वो मामा जी ने कहा था कि आज शाम को वो घर आने वाले हैं। आप आंचल से कह देना कि खाने में कुछ अच्छा बना ले। ठीक है बेटा, तुम ऑफिस जाओ, मैं आंचल को बता दूंगी। आंचल बेटा, तुम्हारे मामा जी आज शाम को घर आने वाले हैं, तो खाने में कुछ अच्छा सा बना लो। वैसे भी वो डिनर करके वापस चले जाएंगे। मम्मी जी, मिताली कहाँ है? अगर वो मेरी थोड़ी हेल्प कर देती तो काम इजी हो जाता। वो क्या है ना बेटा, मिताली के 2 दिन बाद एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। आज का खाना तुम बना लो। मम्मी जी, मैं भी चाहती हूँ कि मिताली पढ़ाई करे, लेकिन क्या है ना, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं मिताली से कहती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई जल्दी से ख़त्म कर ले और शाम को थोड़ा फ्री हो जाए। मिताली के कमरे में।
मिताली बेटा, जरा अपनी भाभी के कुकिंग में हेल्प कर दो ना। लेकिन मम्मी मेरे एग्जाम है ना, मुझे पढ़ाई करने दो। देखो बेटा, आज मिताली के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई से फ्री हो जाओ और फिर किचन में जाकर उसकी हेल्प कर दो। शाम के वक्त, मिताली ये खीर, पनीर की सब्जी और पुलाव तुम बना दो। तो फिर आप क्या करेंगी भाभी? अरे मैं कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या मतलब? जाकर चुपचाप खाना बनाओ। आप जानती थी ना 2 दिन बाद मेरे एग्जाम है, आपने जानबूझकर पेट में दर्द का बहाना किया है ना। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है मैंने बहाना किया तो हाँ, किया मैंने बहाना। क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? मैं जाकर मम्मी और भाई को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। कोई फायदा नहीं मिताली, अभी 2 दिन पहले तो धीरज ने तुमसे कहा था कि तुम आजकल बहुत बदतमीज हो गई हो। अब जाकर चुपचाप खाना बनाओ, अगर मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी ना तो कॉलेज जाना बंद करवा दूंगी तुम्हारा। ये आप अच्छा नहीं कर रही भाभी, देख लूंगी मैं आपको। अरे ठीक है ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसको देखेगा। अभी चुपचाप किचन में जाकर काम करो और मैं आराम करती हूँ। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, भाभी की चालाकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। शाम के वक्त, अरे वाह वाह वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने, खा कर मजा आ गया। हाँ, हमारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। लेकिन मम्मी, मैंने भी तो। हाँ हाँ मामा जी, थोड़ी बहुत हेल्प मिताली ने भी कर दी थी सब्जियां वगैरह काटने में। आप चाहे तो उसे भी थैंक यू बोल सकते हैं। और सब्जियां काटना कोई खाने के टेस्ट को थोड़ी ना बढ़ाता है, असली हुनर तो तुम्हारे अंदर है बहू। थैंक यू मामा जी, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। वैसे आप मिताली से भी कहिए ना, वो भी खाना बनाना सीख ले। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हो जाएगी तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। मिताली, तुम्हारी भाभी ठीक कहती है, कुछ सीख लो तुम अपनी भाभी से। जी बिल्कुल भैया। वैसे मामा जी, भाभी ने आपके लिए खीर भी बनाई थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। किचन में जाने के बाद, सारा खाना मुझसे बनवाकर भाभी ने तारीफ खुद बटोर ली। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इस खीर में खूब सारा नमक डाल देती हूँ। वैसे भी वो सबसे यही तो कह रही है ना कि खाना उन्होंने बनाया है, तो बस ठीक है, अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद, मामा जी ये लीजिए खीर, भाभी ने बहुत प्यार से बनाई है आपके लिए। अरे हमारी आंचल बहू का तो कहना ही क्या। धीरज, बहुत अच्छी बीवी मिली है तुम्हें। मैं तो अपने बेटे के लिए भी ऐसी ही लड़की ढूंढ रहा हूँ। मामा जी खीर खाइए, आंचल बहुत अच्छी खीर बनाती है। हाँ मामा जी, और आज तो मैंने स्पेशली आपके लिए खड़े रहकर धीमी आंच पर बड़े प्यार से खीर बनाई है। अरे ये क्या, कैसी खीर बनाई है तुमने? इसमें तो बहुत सारा नमक डाला हुआ है। क्या मतलब, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे हाँ, याद आया, वो खीर तो मिताली ने बनाई थी। नहीं भाभी, मैंने तो सिर्फ सब्जियां काटी थी, सारा खाना तो आपने बनाया है। आपने अगर गलती से खीर में नमक डाल दिया तो अब मेरे सर पर इल्जाम क्यों डाल रही हैं भाभी? वैसे बेटा, मिताली ठीक कह रही है। अभी कुछ देर पहले तुमने तो कहा था कि सारा खाना तुमने बनाया है। अब अगर कुछ गलत हो गया है तो इस तरह मिताली पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। आंचल बहू, मैं तो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा था, लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं पता कि खीर में नमक नहीं शक्कर डालते हैं। सब लोगों के जाने के बाद, मिताली, ये तुमने जानबूझकर किया ना? खीर में नमक डाला था ना? हाँ भाभी, बिल्कुल। अगर आप मेरे साथ इतना कुछ कर सकती हैं तो थोड़ा कुछ तो मैं भी कर सकती हूँ ना। कुछ दिनों के बाद, आंचल, मेरे ऑफिस में एक पार्टी है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। वेस्टर्न आउटफिट पहनकर चलना, क्योंकि पार्टी की थीम वही है। लेकिन धीरज, मेरे पास तो एक भी वेस्टर्न ड्रेस नहीं है। तो क्या हुआ, बाजार से जाकर खरीद कर ले आओ। आंचल बाजार से एक वेस्टर्न ड्रेस खरीद कर लाती है और पार्टी से ठीक पहले उस ड्रेस को अपने बेड पर रखकर बाथरूम में चली जाती है। जब वो लौट कर आती है तो, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी ड्रेस तो साइड से पूरी फटी हुई है। लेकिन आंचल, ये अचानक कैसे हो सकता है?
तुमने खरीदते वक्त ठीक से चेक नहीं किया था क्या? हाँ, शायद मुझसे गलती हो गई। मुझे ड्रेस इतना सुंदर लगा कि जल्दबाजी में मैं इसे खरीद कर ले आई। तुम्हें थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए था आंचल। अब तुम पार्टी में कैसे चलोगी? वही तो मैं सोच रही हूँ, अब क्या होगा। एक काम करो, तुम मिताली से उसका कोई ड्रेस मांग लो। मांग लेती, लेकिन मिताली की ड्रेस मुझे फिट नहीं आती। ठीक है, अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। मैं अकेले ही पार्टी में चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ड्रेस कोड के बिना जाना बहुत अजीब लगेगा। लेकिन मुझे भी आपके साथ चलना है धीरज। कोई बात नहीं भाभी, आप भैया के साथ अगली बार चले जाना। चलिए, अभी मैं आपको बढ़िया लौकी की सब्जी बनाकर खिलाती हूँ। आइए मेरे साथ किचन में। किचन के अंदर धीरज अकेले ही पार्टी में चले गए। मैं भी जाती तो कितना मजा आता। पनीर छोड़कर मुझे यहाँ लौकी की सब्जी खानी पड़ रही है। ऐसा होता है भाभी, कभी कभी। वैसे आप ना अपनी चीजों का ख्याल रखा करो। है? कहीं तुमने तो मेरी ड्रेस खराब नहीं की ना? अगर आपको ऐसा लगता है भाभी कि मैंने आपकी ड्रेस खराब की, तो ठीक है, मैंने आपकी ड्रेस खराब की। क्या कर लोगी आप? मैं जाकर मम्मी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। क्या फायदा भाभी, आपकी पार्टी तो हाथ से गई ना। अब आप शिकायत भी कर देंगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे डांट पड़ जाएगी बस। लेकिन मेरा बदला तो पूरा हो गया ना। बहुत खुश हूं मैं। पेशे से बिजनेसमैन मयंक को फौज में काम करने वाली स्नेहा पसंद आ जाती है। वो उससे शादी कर उसे घर ले आता है। माँ, ये स्नेहा है, हम दोनों ने शादी कर ली है। स्नेहा फौज में काम करती थी तो उसे थोड़ा डिसिप्लिन में रहना पसंद है। अरे ये तो अच्छी बात है ना। आओ बहू, अब ये घर तुम्हारा ही है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, सारी जिंदगी काम करके थक गई हूँ। अब तो तुम ही संभालो इस घर को। ओह, रात के 8 बज गए। मेरा खाना खाने का वक्त हो गया है। चलो खाना खाया जाए। अरे इतनी जल्दी कौन खाना खाता है बहू? अभी तो मेरा सीरियल आने वाला है। अब वो क्या कहते हैं, सास भी कभी बहू थी। नहीं नहीं, कोई टीवी नहीं चलेगा। जब खाना खाने का वक्त हो तो सारा घर साथ में सिर्फ खाना खाएगा। और हाँ, खाना खाने के समय कोई किसी से कुछ भी बात नहीं करेगा। माँ मयंक की तरफ देखती है, तभी मयंक कहता है, अब अरे माँ, वो स्नेहा को ना थोड़ा अनुशासन में रहना अच्छा लगता है। वो फौज में थी तो। अरे हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन शाम के 8 बजे रात का खाना मैंने कभी नहीं खाया। नहीं खाया तो अब खा लीजिए, क्योंकि वक्त से खाकर वक्त पर सोना और फिर सुबह ठीक 4 बजे उठकर कसरत भी तो करनी है सबको। माँ घबराकर बोल पड़ती हैं। अरे नहीं नहीं, रात के 4 बजे? हे भगवान, क्यों मुझे जीते जी नर्क दिखा रहे हैं? ये कैसी बहू से पाला पड़ गया। अरे बहू, मुझे कौन सा फौज में शामिल होकर दुश्मनों को धूल चटानी है? नहीं नहीं माँ जी, देश के हर नागरिक को हमेशा तैयार रहना चाहिए, चौकन्ना और चौकस। मैं जा रही हूँ सोने। और हाँ, सुबह 4 बजे दोनों माँ बेटी मुझे कसरत के लिए तैयार मिलेंगे, ठीक है? स्नेहा के जाने के बाद। अरे बेटा, ये क्या कर लिया? ये किसे ले आया? अच्छी खासी जिंदगी को खराब कर दिया। नाश्ते के वक्त रात का खाना, सोने के वक्त कसरत। बेटा, मुझे तो तू हरिद्वार ही भेज दे। अब इस उम्र में कसरत करके मुझे क्या मिलेगा? हाँ माँ, सही कह रही हैं आप। अब क्या कर सकते हैं, चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना भी तो है। स्नेहा सुबह सुबह जोर जोर से सीटी बजाकर सबको उठाने लगती है। स्नेहा सीटी बजाती हुए कहती है, उठो देश के सोते हुए नागरिक, हमें अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाना है। आज से हमें तैयारी करनी है जंग की। अरे बहू, कहाँ जंग हो रही है? किससे जंग करनी है? खुद से माँ जी, खुद से। इंसान की सबसे बड़ी जंग खुद से होती है।
अरे स्नेहा, मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं आ सकता। आज तुम माँ को ही ले जाओ ना साथ। कसरत में सभी दर्द का हल है। ऐसे ऐसे कसरत में तुम लोगों को करवाऊंगी कि सारे दर्द बेदर्द हो जाएंगे। तीनों ढेर सारा कसरत करके वापस आते हैं। थकी हुई सास जैसे ही सोफे पर बैठती है, स्नेहा उनके कान के पास जोर से सीटी बजा देती है। चलिए चलिए उठिए माँ जी, आपका करेले का जूस पीने का वक्त हो गया है। अरे जान ही ले लो मेरे, करेला तो मैं सब्जी में भी ना खाऊं, जूस तो दूर की बात। देख बहू, अब बहुत हो गया, जा जरा अदरक कूट कूट कर अच्छी सी चाय लेकर आ। चाय की पत्ती तो मैंने फेंक दी है माँ जी, इस घर में अब चाय कभी नहीं बनेगी। स्नेहा के मुख से ये बात सुन सास खड़ी हो जाती है। अरे बहू, ये क्या कर दिया, चाय की पत्ती ही फेंक दी। अब देख मैं क्या करती हूँ। स्नेहा कड़क आवाज में कहती है, क्या करेंगी आप, बोलिए क्या करेंगी आप। सासू माँ डर जाती है। बस बस बहू, ये करेले का जूस पी लूंगी। इतना कहकर वो सारा जूस गट गट कर पी जाती है। लेकिन स्नेहा का रोज का यही हाल हो गया। और बेचारी सास, उनका तो पूछो ही मत। बेचारी शाम को खाना खाती और आधी रात में दोबारा भूख लग जाती। रात में छुप छुपा कर किचन जाकर बचा खाना खाती। सुबह जल्दी उठती तो सारा दिन थकी हारी चलते फिरते कभी कहीं टकरा जाती तो कभी कहीं। क्या बात है माँ जी, आप में तो वो जोश मुझे दिखता ही नहीं जो एक देश के जागरूक नागरिक में दिखना चाहिए। अरे बहू बस कर, अब तो मैं तेरी बात एक ही शर्त में मानूंगी। कौन सी शर्त माँ जी, बोलिए, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सब कर सकती हूँ। बहू, अब ना एक हफ्ते मैं तेरे कहे पर चलूंगी और एक हफ्ते तू मेरे कहने पर, समझी? नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं समझी। मतलब एक हफ्ते तेरी दिनचर्या मैं जीऊंगी और एक हफ्ते तू मेरे अनुसार रहेगी। दोनों सास बहू के बीच डील पक्की हो जाती है। अब स्नेहा की बारी आती है सास के अनुसार रहने की। स्नेहा सुबह 4 बजे सास के कमरे में जाती है। माँ जी, क्या करना है जल्दी बताइए। तब सास लेटे लेटे कहती हैं, हाँ बहू, तू बस एक काम कर, जूते उतार कर मेरे बगल में ही सो जा, क्योंकि मेरा दिन तो 8 बजे से शुरू होगा। स्नेहा सास के बगल में लेट जाती है। स्नेहा जब सोकर उठती है तो उसे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। वो खुश हो जाती है। अरे वाह, आज तो सर हल्का सा लग रहा है, जैसे किसी ने बरसों की नींद को पूरा कर दिया हो। नहा धोकर स्नेहा सुबह खाने के टेबल पर बैठे मयंक और सास के पास जाती है। अरे माँ, ना करेले का जूस दिख रहा है और ना ही दलिया की कटोरी। बेटा, आज खाने में छोले भटूरे हैं और साथ में है ये छाछ, हाजमा ठीक रहेगा। स्नेहा मुंह बनाकर खाना शुरू करती है, लेकिन उसे ये खाना बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, ज़रा एक भटूरा तो पकड़ाना, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। स्नेहा की बात सुनकर पास खड़े मयंक और उसकी माँ हंसने लगते हैं। तो देखा आपने, सास आखिर सास ही रहती हैं। अब स्नेहा देर तक आराम करती है और अब पूरा घर साथ खाता पीता सोता और टीवी भी देखता है। सरला के 3 बेटे थे। तीनों ही सरला का बड़ा ख्याल रखा करते। कुछ कमाते तो माँ को ला कर देते, कहीं भी जाते तो माँ को पूछ कर जाते। वो अपनी माँ को बहुत मानते, जिससे सरला बहुत खुश रहती। और वक्त के साथ साथ सरला एक एक करके अपने तीनों बेटों के लिए लड़कियां पसंद करके उनकी शादी करवा देती है। एक दिन सरला अपनी तीनों बहुओं से कहती है, तुम तीनों मेरी बहुएं नहीं बल्कि बेटियां हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम इस घर को जोड़कर और मिलजुल कर प्यार से रहो।
सरला की जिंदगी फिर वैसी ही हो जाती है। उसके बेटे पहले की ही तरह पहले माँ को पूछते, फिर खाना खाते। बाहर जाते तो माँ का पैर छू कर जाते। माँ के हाथ में घर की सारी कमाई रख देते। और ये बात धीरे धीरे तीनों बहुओं को बुरी लगने लगी। एक दिन पहली बहू रसोई में दूसरी बहू से कहती है, बहन, हम सारा दिन घर का काम करते हैं और हमारे पति सारा पैसा माँ जी को दे देते हैं। ये तो गलत है। हाँ, कह तो तुम सच रही हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों कुछ नहीं कर सकते? अगर हम तीनों मिल जाए तो माँ जी के हाथ एक चवन्नी भी ना लगने दे। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। अगली सुबह घर में नाश्ता नहीं बनता है। सरला के तीनों बेटे खाने के टेबल पर बैठकर नाश्ता लाने को कहते हैं। तभी वहां बड़ी बहू दो छोटी बहुओं के साथ आकर कहती है, आज खाना ना बना है और ना ही बनेगा। क्या हुआ भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? सही तो कह रही है भाई साहब दीदी। हम सारा दिन घर का काम करें और पैसा आप लोग माँ को दे दे। अच्छा, तो ये बात है, तुम लोगों की हर डिमांड पूरी होती है, फिर क्या करोगी पैसों का? हमें आज से अपने अपने पति की सारी कमाई चाहिए, तभी हम इस घर में रहेंगी, नहीं तो हम लोग अपने मायके जा रहे हैं। सरला भी वहां खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है माँ जी? शर्त ये है कि जैसा ये घर अब तक चल रहा था वैसा ही आगे भी चलेगा। पहले की तरह किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तीनों बहुएं खुशी खुशी एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें मंजूर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें मंजूर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें मंजूर है। और सरला के कहने पर तीनों बेटे अपनी कमाई बीवियों को देने लगते हैं। तीनों बहुएं रसोई में जाकर एक दूसरे को खुशी से देखती है। अब बस जो पैसे बचेंगे ना, हम उन पैसों से ऐश करेंगे, गहने और ढेर सारी खरीदारी करेंगे। तीनों खुशी खुशी अपने कमरों में चली जाती हैं। दिन बीतने लगते हैं। अब तीनों ही बहुएं अपने अपने पैसों को बचाने की फिक्र में लग जाती है। दिन ब दिन घर में कभी कुछ खत्म होता तो कभी कुछ, लेकिन कोई भी पैसे खर्च करने को राजी न होता। तभी एक दिन खाने के टेबल पर सरला का बड़ा बेटा बार बार कटोरी में चम्मच डालता और निकाल देता। ये क्या कर रहे हो? दाल की कटोरी में क्या ढूंढ रहे हो जी? वो मैं दाल ढूंढ रहा हूँ। सारा परिवार हंसने लगता है। हाँ, ठीक है, वो दाल इतनी महंगी है कि क्या बताएं। बेटा, वो तो पहले से ही महंगी थी। मैंने कहा था ना कि घर में किसी को खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे माँ, आपका जमाना कुछ और था, अब महंगाई आसमान छू रही है। अरे 2 ही महीने में जमाना बदल गया क्या भौजी? हाँ, बदल गया। अब हम झूठ थोड़े ही बोल रहे हैं। उसके हाथ में नए कंगन चमक रहे होते हैं। अरे भाभी, ये नया ली है क्या? आप तो बोल रही थी कि पैसा ही नहीं बचता बच्चों की फीस के लिए। अरे ये तो बस ऐसे ही। वाह वाह भौजी, दाल महंगी और हाथ में सोना। चुप, ऐसे बात करते हैं अपनी भाभी से? चलो जाओ, छोटी सी दाल का सोना बना दिया। क्या बोले? अरे मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। अब तो ठीक है ना मेरी भाग्यवान? अगले दोपहर सरला की बहुएं, माँ, हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, शाम को आते देर हो जाएगी, आप रसोई में जाकर खाना बना लेना। सरला बेचारी करती भी तो क्या, वो रात का खाना बनाने के लिए रसोई में तो जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि खाने के सामान में कुछ डब्बे खाली हैं, तो सब्जी के नाम पर बस कुछ आलू पड़े थे। सरला को जो मिला उसमें से वो खाना बना देती है।
रात को खाने की टेबल पर, अरे इतना थोड़ा सा खाना? हाँ, आज खाना माँ ने बनाया है। बड़े दिनों बाद माँ ने खाना बनाया है ना, तो हो सकता है कि माँ को अंदाजा ना मिला हो। सरला को बहू की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। बहू, रसोई में खाने का सामान खत्म था, इसलिए खाना कम बना। सरला इतना कहकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह घर के दरवाजे की घंटी बजती है। सरला का बेटा दरवाजा खोलता है। सामने कुछ लोग खड़े होते हैं। अब कौन है आप लोग और यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग बिजली विभाग से आए हैं। आपके घर की बिजली आज कट जाएगी क्योंकि आप लोगों ने 2 महीने की बिजली का बिल नहीं भरा है। कौन है बेटा? माँ, बिजली वाले हैं जो घर की बिजली काट रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? सरला तीनों बहुओं को बुलाती है। माँ जी, हम लोगों के पास अब तो पैसे बचे ही नहीं। खर्च ज्यादा हो जाने के कारण हम लोगों में से किसी ने बिजली का बिल नहीं भरा है। अब क्या होगा? क्या होगा? होगा क्या? बिजली कट जाएगी। रुको रुको, तुम लोगों के 2 महीनों के बकाया पैसे मैं दे रही हूँ। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। माँ ने तुम लोगों के एक बार कहने पर सारा पैसा तुम लोगों को दे दिया, लेकिन आज हमारी इतनी मेहनत के बाद भी भंडार और रसोई खाली है। वो तो छोड़ो, आज ये नौबत आ गई कि घर की बिजली कट जाती। वो तो माँ ने बचा लिया। माँ, हमें माफ कर दे। हम लोगों को पैसे नहीं चाहिए। हम पहले आपसे ये सीखेंगे कि घर कैसे चलाया जाता है, तब कोई जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन माँ, आपके पास पैसे कहाँ से आए? बेटा, जिन पैसों से तुम लोगों से घर अच्छे से नहीं चल पा रहा है, उन्हीं पैसों को सही तरीके से खर्च कर मैंने इन पैसों को भविष्य के लिए बचाया था। सभी बहुएं सरला से माफी मांगती है और आगे भी साथ में मिलजुल कर रहेंगी, ये वादा करती है। शिक्षा, परिवार मिलजुल कर चले तो बड़ी सी बड़ी कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। अरे मर गई रे, सच में मर गई। इतनी तीखी सब्जी, हाय मेरा मुंह। सब्जी में इतनी मिर्च कौन डालता है? क्या हुआ मॉम? सब्जी इतनी तीखी है क्या? और नहीं तो क्या। अरे नालायक, तुझसे कहा था कि इस पंजाबन से शादी मत करियो। अरे ये खाने में कितनी मिर्च डालती है। ये तो वक्त से पहले ही मुझे राम जी के यहाँ भेज देगी। अरे अभी कुछ और साल जीना है मुझे। जा मेरे लिए पानी लेकर आइयो। अच्छा, लाता हूँ। रसोई घर में काम कर रही डिम्पल अपनी सास की बातें सुन लेती है। ये मम्मी जी भी ना जब देखो तब मेरी बुराइयां करती रहती हैं। मेरी इस घर में कोई इज्जत है कि नहीं, अभी जाके बताती हूँ। डिम्पल हाथ में बेलन लिए सीधे शांति के सामने खड़ी हो जाती है। अब दसो मम्मी जी, क्या कह रही थी आप? अरे रोनी, ये क्या है? ये तो बेलन लेके आ गई। अरे तू क्या समझती है, इस तरह तुझसे डर जाऊंगी क्या? तू पंजाबन है तो मैं भी दिल्ली की हूँ, दिल्ली की। किसी से नहीं डरती, समझी? क्या मम्मी जी, आप भी ना, खाना तो इसी तरह बनाया जाता है। और वैसे भी हम पंजाबी तो पूरी दुनिया में अपने खाने के लिए जानने जाते हैं। अरे इसका तो फिर से शुरू हो गया। अब इससे कौन बहस करे? इसकी अकल तो घुटने में है। मैं चली अपने कमरे में। ये सब देख आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि शांति की अपनी पंजाबन बहू से बिल्कुल नहीं पटती थी। चलिए अब देखते हैं आगे। आज दोनों सास बहू के दर्शन हो गए, वरना मैं जब भी तुझे घर बुलाती थी शांति, तू तो हमेशा टाल देती थी। अरे ऐसी बात नहीं है, मालती तेरे घर आने का समय ही नहीं मिल पाता था। तभी मालती की बहू उन सब के लिए खाना लेकर आती है। चलो अब शर्माओ नहीं, खाना शुरू करो। सामने दाल चावल देख डिम्पल चिढ़ जाती है। मम्मी जी, हम लोग इतनी दूर से यहाँ दाल चावल खाने आए हैं क्या? अरे चुप करना।
दोनों सास बहू को आपस में खुसुर फुसुर करते देख, क्या हुआ? आप लोग खाना क्यों नहीं खा रही? अरे आंटी जी, हम आपके घर ये दाल खाने थोड़ी ना आए हैं। हमने तो अपने घर में चिकन मंगा रखा है। आपकी ये दाल कौन खाएगा? मुझे तो नहीं खाना। अरे रोनी, तुझे दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या? अरे कैसी कम अकल बहू ले आया है तू। ये तो बीच समाज में नाक कटा देती है। जाने भी दो माँ, ये स्वभाव से ही मुंहफट है। अरे छोड़, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या कहना। अच्छा ला मालती, मुझे दाल दे, मैं खाऊंगी। मालती चिढ़ जाती है। अरे रहने दे शांति, अब दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। तेरी बहू सही कहती है, ये दाल खाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, तुम लोग अपने घर जाकर चिकन खाओ, चिकन। शांति को कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। फिर वो अपनी बहू और बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। फिर क्या था, उस दिन के बाद से शांति अपनी बहू को कहीं बाहर ले जाने से पहले 100 बार सोचती थी, पता नहीं कब किसके सामने क्या कह दे। फिर एक दोपहर शांति टीवी देख रही होती है कि तभी गहने पॉलिश करने वाला एक आदमी घर के सामने आकर आवाज लगाता है। गहने पॉलिश करवा लो, गहने 5 मिनट में एकदम नए जैसे चमका लो। बोलो गहने पॉलिश वाला। अरे मैं कब से गहने पॉलिश करवाने का सोच रही थी। अच्छा हुआ ये पॉलिश वाला आ गया। अब उतनी दूर कौन सुनार की दुकान पर जाएगा। मैं अपने सारे गहने इसी से पॉलिश करवा लेती हूँ। शांति पॉलिश वाले को अपने घर बुला लेती है और अपने सारे गहने देते हुए कहती है, देख, सारे गहनों को अच्छे से चमकाइयो। अरे आप फिक्र मत करिए माँ जी, मैं इन्हें बिल्कुल नए बना दूंगा। फिर पॉलिश वाला एक एक करके सारे गहने चमका देता है। ये लीजिए माँ जी, हो गया। अब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। ये ले। पॉलिश वाला जैसे ही वहां से जाने लगता है कि तभी डिम्पल बाजार से खरीदारी करके घर आ जाती है। देख डिम्पल, मैंने आज हम दोनों के गहने पॉलिश करवा लिए। देख तो कैसे चमक रहे हैं। डिम्पल जैसे ही पॉलिश वाले को देखती है, मम्मी जी, ये तो चोर है। अरे तू तो वही चंदू चोर है ना? क्या चोर? क्या कह रही है तू? नहीं नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। अरे दीदी के बच्चे चुप कर। तू भोले भाले लोगों को ठगता है, मैनू अच्छी तरह पता है। मम्मी जी, ये एक बार चंडीगढ़ में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तू मेरी मम्मी जी को अकेली देख लूटने चला आया था। ठहर जा, अब भी तेरी तलाशी लेती हूँ, सब पता चल जाएगा। तलाशी लेने के बाद उस चोर की जेब से शांति के असली गहने निकलते हैं। ये देख शांति की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर सब लोग मिलकर उस चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। डिम्पल बेटा, तेरे इस बड़बोलेपन से मैं हमेशा परेशान रहती थी, लेकिन आज तो तूने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी जी, ये कैसी गल कर रही हैं आप? मेरे होते हुए किसी की हिम्मत है जो इस घर की तरफ आंख उठा के भी देख सके? बातें बहुत हो गई मम्मी जी, चलिए आज आपको ना शाही पनीर की सब्जी खिलाती हूँ मैं। अरे नहीं। नमस्ते आंटी जी। अरे तुम तो ममता की बहू हो ना, अंदर आओ अंदर आओ। आंटी जी, मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है क्या? हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। अरे सुधा बहू, जरा रसोई घर से थोड़ी चीनी तो ले आ। तभी निर्मला देवी रूबिका की साड़ी और गहने बड़े गौर से देखती हैं। अरे वाह बहू, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है और गहनों का तो कहना ही क्या। मान गए तुम्हें, बहुत ही सलीके से रहती हो। मेरी नजर में तो बहू तुम्हारी जैसी ही होनी चाहिए। हाँ। तभी निर्मला देवी की बहू सुधा वहां आ जाती है। और एक ये है मेरी बहू, इसे तो कपड़े भी पहनने का। खैर जाने दो। अच्छा बेटा, तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं नहीं आंटी जी,
फिलहाल तो चीनी से काम चल जाएगा, चलती हूँ मैं। ठीक है बेटी, आती रहना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों पड़ोसी हैं आखिर। रूबिका की जाती ही, देखा बहू तूने, अच्छे घर की बहुओं का रहन सहन कैसा होता है, एकदम टीप टाप। और एक तू है। सुधा अपनी सास के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी, इसलिए बिना कोई जवाब दिए घर के काम करने में लगी रहती है। फिर एक दिन, ये लीजिए आंटी जी, आज मैंने गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां बनाई हैं, जरा चखिए तो सही और बताइए कैसे बने हैं। क्या बात है बेटी, इतने स्वादिष्ट समोसे और जलेबी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। तू दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही गुनी भी है। ये तो कुछ नहीं है आंटी जी, मैं तो चाइनीज खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, तू ये सब भी बना लेती है? मैं तो बचपन से ही खाने पीने की शौकीन हूँ आंटी जी। कल आप मेरे हाथों से बना हक्का नूडल खा के देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि असली खाने का स्वाद किसे कहते हैं। सच बहू, ममता बड़ी किस्मत वाली है जो तेरे जैसी बहू से मिली है। आपकी बहू सुधा वैसे दिखने में मेरे जितनी सुंदर ना सही, पर फिर भी ठीक ही है आंटी जी। वैसे घर के काम तो अच्छी तरह कर ही लेती होंगी ना? अरे घर के काम क्या खाक कर लेती है। अरे पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे कि मुझे सुधा जैसी निकम्मी बहू मिली है। अरे इसे तो ठीक से रोटियां तक बेलना नहीं आता। अब क्या कर सकते हैं आंटी जी, भगवान सबकी बहुओं को मेरे जैसी सर्वगुण संपन्न भी तो नहीं बना सकता ना। अच्छा आंटी जी, चलती हूँ मैं, शाम को मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, आप भी चलिए ना मेरे साथ। मैं पार्लर इस उम्र में? अरे आंटी जी, अच्छा दिखने की कोई उम्र थोड़े ही ना होती है। आप ना शाम को तैयार रहिएगा। ठीक है बेटी। इस तरह निर्मला देवी रूबिका से इतना प्रभावित होती हैं कि हर वक्त लट्टू की तरह उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। देखते ही देखते निर्मला देवी रूबिका की पक्की फैन बन जाती है और हमेशा अपनी बहू सुधा को बात बात पे रूबिका की तरफ बनने की नसीहत देती रहती है। फिर एक रात, अरे नालायक, खाने में मसाला डालने में इतनी कंजूसी क्यों करती है? हमारे यहाँ मसाला क्या तेरे पिताजी के यहाँ से आता है जो तू सब्जी में इतना सोच सोच कर डालती है? जरा भी स्वाद नहीं है इस सब्जी में। अरे भाग्यवान, सब्जी तो ठीक बनी है, तुम बेकार में बहू के ऊपर भड़क रही हो। आप जरा ममता की बहू के हाथों की सब्जी खा कर देखना, तब बात करना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। सच में रूबिका के सास ससुर बड़े किस्मत वाले हैं जो उन्हें रूबिका जैसी बहू मिली है। तभी अचानक रूबिका के घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है। अरे ये इतने जोर जोर से कौन झगड़ रहा है? सब लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि रूबिका अपने सास ससुर को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही है। इतने दिनों से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, दोबारा इस घर में नजर मत आना। हाँ, अरे लेकिन आप चुप रहिए और चुपचाप अंदर जाइए। रूबिका जैसे ही अपने पति को आंख दिखाती है, वो सहमकर पीछे हट जाता है। रूबिका के सास ससुर रोते बिलखते अपना सामान लेकर वहां से चले जाते हैं और सभी लोग तमाशबीन बने चुपचाप ये सब देख रहे होते हैं। क्यों माँ जी, आप तो चाहती थी ना कि मैं इसी की तरह बन जाऊं? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो मजाक कर रही थी। तू तो मेरी बहुत प्यारी बहू है।